देख लो, इस समय हम बात करेंगे ताक्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए इस पर थोड़ी सी हम गौर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इंस्टेंटेनियस स्पीड हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, इस पे आधारित क्वेश्चंस नीट और जेई मेंस में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल ये क्वेश्चंस इस पे आते हैं, सवाल आते हैं। पहले ये समझ लो कि आखिर ताक्षणिक वेग होता क्या है, इस पे गौर करो। मैं अपने जीवन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेके इस पे बता रहा हूँ। आप देखना, कभी कभी आप किसी रास्ते पे कभी गुजर रहे हो, ऐसे सीधे आप रास्ते से आप कहीं चलते हुए चले जा रहे हो, आपकी स्पीड लगभग 40 मीटर प्रति सेकंड की एक समान स्पीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंटिन्यू चलते जा रहे हो। अचानक आपके रास्ते में आप देखे नहीं, छोटा सा हल्का सा गड्ढा मिला। तो देखना, जब गड्ढे में आपके गाड़ी का पहिया गिरता है तो कुछ सेकंड के लिए एक्सीलरेटर हाई हो जाता है और स्पीड बड़ी तेज बढ़ जाती है, फिर लो हो जाती है। क्या आप स्पीड वो बढ़ाते हो? नहीं। क्या आप कम करते हो? नहीं। ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। गड्ढे में गिरते ही ऑटोमेटिक स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। और इतनी कम समय के लिए वह स्पीड बढ़ता है कि हमें आभास तो होता है बट देख नहीं पाते हैं मीटर में कि कितने सेकंड के लिए वह स्पीड बढ़ा। आ रहा है मेरी बात समझ? वो बहुत मिनिमम टाइम होती है और उस मिनिमम टाइम पे जो स्पीड बढ़ता है, जो हमारे देखने से पहले मेंटेन हो चुका रहता है। अगर 40 की स्पीड में चल रहे हो, 40 40 40 40, एक ही बार 41, पुनः 40, यानी जब तक हमारी नज़र पड़ी स्पीड कितना हो चुकी थी? 40। यानी एक बड़ी कम समय के लिए एक ऐसा जगह मिला जिस जगह पे बड़ी कम समय के लिए हमारी स्पीड बढ़ी और पुनः कम हो गई। तो जो हमारी स्पीड बढ़ी एक बहुत कम समय के लिए, वही स्पीड हमारी क्या होगी? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वही जो हमारा वेग होगा वह क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट मीन्स ताक्षणिक वेग। बाय फिगर इसे हम समझ रहे हैं। जैसे हमारे पास एक ये वैन है, एक गाड़ी है और ये एक क्षैतिज सड़क पे चल रही है। मैंने विभिन्न जगह पे इसकी वेलोसिटी को नोट किया हुआ है कि यहाँ पे इसका वेग कितना है, यहाँ पे इसका वेग कितना है, यहाँ पे ये किस वेग से चल रहा है। मैंने यहाँ पॉइंट ए पे देखा, ये 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है। फिर मैंने ये पॉइंट बी पे देखा, यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड। पॉइंट सी पे देखा 5 मीटर प्रति सेकंड। डी पे देखा 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मेरी नज़र अचानक ई पे पड़ी तो 6 मीटर प्रति सेकंड हुआ और तुरंत अभी अब देख ही रहे तब तक कितना हो गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। कुछ क्षण के लिए हुआ 6 और अभी वहाँ देख ही रहे तब तक कितना हो चुका था? 5। तो मैंने देखा कि कितने समय के लिए ये वेग बढ़ा है। तो मैंने देखा वह इतनी कम टाइम के लिए वेग बढ़ा है, इतनी कम टाइम के लिए, समझ लो वह लगभग 0.001 सेकेंड के लिए एक बार वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड हुआ। ये बहुत कम टाइम हुआ यार। इतनी कम टाइम के लिए हमारा वेग बढ़ा है, फिर क्या हो गया है? कम हो गया है। उसके बाद कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो बोलो, एक समय ऐसा आया है, एक इसमें ऐसी एक कंडीशन आई है जिसपे जो बाइक चल रही थी वह एक विशेष वेग को प्राप्त की है। 0.11 सेकेंड के लिए वह एक वेग प्राप्त की है, 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसी वेग का नाम क्या है? ताक्षणिक वेग। बोलो, समझ में आया? अब समझ लो, ताक्षणिक वेग में समय निश्चित होता है कि इतने सेकंड के लिए बढ़ा है। ये नहीं कि 5 बजे गाड़ी चल दी और 10 बजे तक लगातार गाड़ी 40 की स्पीड में चलती रह रही है, नहीं। जो वह वेग होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ता है और तुरंत खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। एक विशेष समय पर वह वेग होता है। तो उसी वेग का नाम क्या होता है? ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें देखो, इसमें जो समय होता है, जैसे देख लो, अगर कोई बाइक है वह 10 सेकंड तक लगातार चली। कितना सेकंड तक? 10 सेकंड तक। कितना सेकंड भाई? 10 सेकंड। तो अगर कहें इसका अगर ताक्षणिक चाल निकालना हो, ताक्षणिक चाल, तो हम कहेंगे उसका ताक्षणिक चाल देखो कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने कहा एक बाइक 10 सेकंड तक लगातार चली, तो ताक्षणिक चाल की जरूरत कब पड़ती है? पूछ देगा तीसरे सेकंड के 0.1111 सेकंड पर उसका वेग कितना था। आ रहा है मेरी बात समझ में? वह होता है ताक्षणिक वेग। क्या हमारी बात समझ में आया? उस पे जाके हम जो वेग निकालेंगे वह ताक्षणिक वेग होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम लिमिट रहता है।
टाइम का बाउंडेशन रहता है और टाइम इसमें बहुत कम रहता है। क्या हमारी बात समझ में आया? बहुत कम टाइम। तो अब देख लो हमने क्या बोला कि 0.001 सेकेंड पे हमारा वेग एक बार बढ़ के हुआ था 6 मीटर प्रति सेकेंड। आप देखो हमने जब भी देखा 5-5 मीटर प्रति सेकेंड था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमारा वेग कितना बढ़ गया? 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये यहाँ से यहाँ तक की स्थिति में इस बाइक का एक विशेष समय पर ये वेग मिला है कि नहीं मिला है भाई? तो इसी वेग का नाम क्या है? तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग का परिभाषा क्या देंगे? बोलो भाई, तात्क्षणिक वेग का क्या परिभाषा देंगे? मान लो ये एक गतिमान वस्तु है, ये एक विशेष समय है, किसी विशेष क्षण पे, क्षण का मतलब होता है समय, अब उस पर ये क्या चीज़ है? प्राप्त वेग है, और इसी वेग का नाम क्या है? तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग का क्या परिभाषा देंगे? हम बोलेंगे किसी गतिमान वस्तु के एक विशेष क्षण पर, दोबारा सुन लो क्या बोलेंगे? बोलेंगे किसी गतिमान वस्तु के एक विशेष क्षण पर प्राप्त वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे तात्क्षणिक वेग का परिभाषा? किसी गतिमान वस्तु के एक विशेष क्षण पर प्राप्त वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब देखो सबसे जरूरी क्या है? तात्क्षणिक वेग का फार्मूला निकालना। अब तात्क्षणिक वेग का फार्मूला कैसे निकलेगा? तो पहले ही आप देख लो, हम वेग बराबर फार्मूला जानते हैं विस्थापन बटे समय। विस्थापन को डेल्टा एस से लिखते हैं और समय को किससे लिखते हैं? डेल्टा टी से। अब जो यही वाला वेग होगा ये क्या बनेगा? तात्क्षणिक वेग, बट एक पर्टिकुलर शर्त के बाद। अब इसमें शर्त क्या है देख लो। इसमें शर्त ये है कि जो ये टाइम है इस टाइम की लिमिट होती है। लिमिट का मतलब, लिमिट का मतलब क्या हुआ? बोले इसमें टाइम निश्चित होता है यार, अनलिमिटेड नहीं होता है टाइम। इसमें टाइम का बाउंडेशन होता है, टाइम लिमिट होती है कि इतना सेकेंड से इतना सेकेंड पर। एक कण का समीकरण ये है तो उस कण का t = 2 सेकेंड पर चाल कितना था। एक कण लगातार 10 घंटे तक चली तो उस कण का 5वें सेकेंड पर चाल कितना था। एक व्यक्ति यहाँ से पडरौना 10 घंटा में गया तो बताइए कि उस व्यक्ति का 1 घंटा चला, 1 घंटे के 10वें मिनट पर वेग क्या था ये निकालना है। एक लड़का यहाँ से कुछ दूरी पे 10 सेकंड तक चला और 10 किलोमीटर की दूरी तय किया तो उसे तीसरे सेकंड के 0.001वां सेकंड पर चाल क्या था, वेग क्या था, ये फार्मूला निकलता है तात्क्षणिक चाल के फार्मूले से। क्या हमारी बात समझ में आया? ये होता है तात्क्षणिक वेग, यानी एक मिनिमम टाइम जो होती है उस टाइम पे जो हमारा वेग निकलेगा उसी वेग का नाम क्या होगा? तात्क्षणिक वेग। इसका मतलब कि टाइम का इसमें दायरा होता है, लिमिट होती है। तो देख लो हम क्या करेंगे, हाई वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय होता है ना, तो इसमें टाइम की लिमिट होती है तो मैंने क्या लगा लिया? लिमिट। और जो टाइम ये बहुत कम टाइम होता है ना, अरे लगभग ये जो टाइम होता है ये किसके बराबर होता है? जीरो के। जीरो नहीं होता है, जीरो के समीप होता है। तो इसको पढ़ेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी जो टाइम है ये जीरो की ओर संकेत कर रहा है कि जीरो के समीप है। ये डेल्टा एस अपान क्या होता है? डेल्टा टी। क्या हमारी बात समझ में आया? तो वही ये विस्थापन बटे समय अंतराल के फार्मूले में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो गया। तो अब जो ये वेग है ये इंस्टेंटेनियस वेग बन गया, यानी तात्क्षणिक वेग बन गया, और तात्क्षणिक वेग का फार्मूला ये निकल गया। क्या हमारी बात समझ में आया? तो अब देखो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू इस पूरे फार्मूले के बदले में, इस पूरे फार्मूले के बदले में हम क्या लिखते हैं? जब टाइम बहुत छोटा हो और डेल्टा एस अपान डेल्टा टी हो, तो टाइम बहुत छोटा जब होगा तो बहुत छोटे से टाइम को फिजिक्स में हम लिखते हैं dt से। किससे लिखते हैं बाबू? dt से। किससे लिखते हैं? dt जब टाइम बहुत छोटा होगा तो बहुत कम दूरी तय करेगा ना, तो उस दूरी को हम किससे लिखते हैं? ds से। तो अब हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला निकल गया ds अपान
dt। क्या हमारी बात समझ में आया? अब देखो इतना लिखने के बजाय v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या मिल गया, ds/dt। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब देखो अगर आपसे कोई तात्क्षणिक वेग का या तात्क्षणिक चाल का परिभाषा पूछेगा तो क्या परिभाषा दोगे तात्क्षणिक चाल का? ऐसे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक विशेष क्षण पर प्राप्त वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं और इसे VINS से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और VINS इक्वल टू क्या फार्मूला निकल गया, ds/dt। बोलो क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैसे मैं ये कह रहा हूँ तुम नहीं समझ रहे, मेरा कहने का मतलब क्या है। ये तात्क्षणिक वेग देखो है क्या, जैसे एक लड़का है, एक लड़का वह 1 मिनट तक गति किया। कितना मिनट तक बाबू? 1 मिनट तक। तो बोलो 1 मिनट में 1 मिनट तक गति करके ये लड़का यहाँ से यहाँ चला आया। क्या हमारी बात समझ में आया? जो लड़का था वह 1 मिनट गाड़ी चलाया, तो 1 मिनट में वह लड़का यहाँ से यहाँ तक चला आया d दूरी पे। और कितने के स्पीड पे ये आ रहा था बाबू? 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60 होते हैं ना। तो आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि 1 मिनट में कितना हुआ, नहीं, कहेगा 1 मिनट वो गाड़ी चलाया। तो बताइए उसके है 1, 2, 30, 30वां सेकंड पर उसका वेग कितना था? क्या हमारी बात समझ में आया? 30वां सेकंड पर 1 मिनट तक तो चलाया। ए बोलो भाई, यहाँ से मान लो लड़का का मैं 40 की स्पीड में चला हूँ और जब आपके पास पडरौना पहुँचा वहाँ किसी ने देखा तो देखा वो अभी 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग पे ही था। तो आपने तो ये समझा 40 पे चला और 40 पे, बीच में गड़बड़ हुआ होगा ना, कभी 50 हुआ होगा, कभी 20 हुआ होगा, कभी 10 हुआ होगा। आ रहा है समझ में? तो मैं पूछ दूंगा कि उसके 30वें सेकंड पे चाल क्या था। यहाँ से तो 40 चला, लेकिन 30 सेकंड बाद वो कितनी चाल प्राप्त किया, 30वें सेकंड पर क्या चाल था। मैं निश्चित टाइम कर रहा हूँ कि 30वें पे एक्यूरेट चाल कितना था, क्या 25 था, 26 था, 10 था, 20 था। आ रहा है समझ में? तो जो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेग मिलेगा उसी वेग का नाम क्या पड़ जाएगा, तात्क्षणिक वेग। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बेस पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस फार्मूले से तुम्हें ये पता चला कि अब जो भी आपका फार्मूला मिलेगा वह S बराबर फार्मूला आपको मिलेगा। S क्या है? ये दूरी है। क्या है बाबू? ये बोलो यार, दूरी है। और d/dt क्या है? तो ये दूरी का अवकलन है, बट किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। ये बोलो ना यार, इसका मतलब अगर दूरी मिलेगा तो उसका t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेग, और उसमें टाइम निश्चित हो जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग। दोबारा सुन लो, अगर हमारे पास दूरी का समीकरण मिले तो हम उसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, वेग प्राप्त हो जाएगा। और अगर उसमें टाइम निश्चित कर दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग। एक बार और सुनो, दूरी का हमें समीकरण मिले, उसका एक बार अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि वेग में परिवर्तन समय के साथ होगा। तो हम समय के साथ अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेग, और टाइम निश्चित कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग। बोलो क्लियर हो गया? तो अब इस बेस पे 2-4 एग्जाम्पल भी कर रहे हैं ताकि समझ में आए। ये देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे पास एक st इक्वल टू या सिर्फ s इक्वल टू, ये दूरी है ना, s इक्वल टू फार्मूला है t³ माइनस 2t स्क्वायर का t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेग ज्ञात कीजिए। बोलो समझ में आया? हमारे पास एक दूरी का समीकरण मिला है, s इक्वल टू t³ माइनस 2t स्क्वायर, इसका t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेग क्या था। इसमें पहले बोलो, दूरी का समीकरण दे दिया और टाइम भी दे दिया, तो जो वेग प्राप्त होगा वो कौन सा वेग होगा, तात्क्षणिक वेग होगा। क्लियर हो गया? और तात्क्षणिक वेग के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ds/dt। बोलो क्लियर है कि नहीं है? पक्का समझ में आ रहा है? इसका कहने का मतलब ये, जो s है
उस एस का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds/dt मिलेगा, और ds/dt क्या होगा, वेग होगा, और टाइम दे दिया है तो v इंस्टेंटेनियस, दैट मीन्स तात्क्षणिक वेग होगा। क्लियर हो गया। तो पहले हम अवकलन करेंगे। हमारे पास ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, s बराबर क्या है, t³ - 2t² है ना भाई। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये ds/dt हो जाएगा। बताए थे अवकलन पूरा, बोलो भाई, जो नहीं देखे थे इसके प्रीवियस क्लास में वो समझ लेंगे। अरे यार पीछे क्लासों में अवकलन सिखाए थे ना आपको, तो मैंने बोला था जो घात ऊपर है वो पहले हो जाएगा और 3 पे पावर 3 में से 1 कम हो जाएगा। तो क्या नहीं बताए थे। इसके बाद देखो फिर है 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा t। बोलो समझ में आ रहा है डिफ्रेंसिएशन। आपको डिफ्रेंसिएशन ऐसा बताए थे, दोबारा सुन लो क्या बताए थे। है 3 ऊपर था तो पहले हो जाता था, t पे पावर है 3 में से 1 कम करके लिखते थे, यही ना था। फिर माइनस है 2 नियत था तो ऐसे लिखते थे, t² का डिफ्रेंसिएशन 2 ऊपर था तो पहले होता था, t पे पावर 2 में से 1 घटा दो 1 बचता था। तो बोलो क्या निकल गया, ये ds/dt क्या होता है, वेग होता है ना। ये बोलो यार ds/dt क्या होता है, वेग। दूरी बट्टे समय इक्वल टू चाल, विस्थापन बट्टे समय बराबर वेग। वेग इक्वल टू क्या हो गया, ये 3t² माइनस ये 2 दूनी के 4t, ये हमारा वेग निकल गया भाई। ये बोलो यार अब हमें किस पे कह रहा है, t = 1 सेकेंड पे कह रहा है, तो ये t = 1 लिख लेंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा 3, आया t है t के जगह पे होगा 1 इसका स्क्वायर, फिर -4 आया t है t के जगह पे क्या हो जाएगा 1। तो अब बोलो क्या हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1, और 4 करने क्या होगा 4, और 3 करने 3 में से 4 घटा देंगे -1, क्या होगा बाबू -1। अब वेग का मात्रा क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, यानी t = 1 सेकेंड पर उसका वेग कितना था, -1 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो समझ में आया। अब किस पे कह रहा है, t = 2 पे ना, तो यहाँ लिखेंगे t = 2, तो लिख लो v = हो जाएगा ये 3, यहाँ t है t के जगह पे क्या रख लेंगे 2 इसका स्क्वायर, फिर ये 4 t के जगह पे क्या हो जाएगा 2, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 × 12 -4 दूनी के 8, 12 में से 8 घटा देंगे 4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी जब 2 सेकेंड बीता तो उसका वेग बढ़ के कितना हो गया था 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब t = 3 सेकेंड पे कह रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे अब t = 3 पे, तो इसमें जहाँ जहाँ t आया है वहाँ पे अब क्या रख देंगे 3। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो ये बोलो v = क्या हो जाएगा 3, या t है t के जगह पे क्या रख देंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा ना। क्या बोलो यार 9 माइनस हो गया 4, और t के जगह पे रख लो 3, तो वही 9 × 3 = 27 में से 12 घटा देंगे क्या मिल गया 15 मीटर प्रति सेकंड। बोलो क्लियर हो गया। यानी हमारे पास एक कण का समीकरण क्या मिला था, बोलोगे s = t³ - 2t², इसका t = 1 सेकेंड पर वेग कितना था -1 मीटर प्रति सेकेंड, 2 सेकेंड पर कितना हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड, और 3 सेकेंड पे कितना हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो ये चीज़ें क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को लिखो, फिर आगे बात कर रहा है। 1 सेकेंड से 1 2 3 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड पर इसका औसत वेग कितना होगा, तो क्या निकालोगे, औसत वेग अगर कहेगा तो क्या निकालोगे, आसान तरीका पहले निकालेंगे। टाइम तो हमें दे दिया है, क्यों भाई, टाइम 1 से लेके क्या दे दिया है 3 सेकेंड। बोलो भाई औसत वेग निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है। हमारे पास अब क्या करेंगे, अब वेग नहीं निकालेंगे डायरेक्टली, क्योंकि औसत वेग बराबर क्या फार्मूला होता है, ds/ क्या होता है dt, सॉरी डेल्टा s/ क्या होता है डेल्टा s क्या है, विस्थापनों का अंतर, डेल्टा t क्या है, समय का अंतर। बोलो बाबू मैंने आपको बताया था v एवरेज अगर निकालने का फार्मूला डेल्टा s/ क्या होता है डेल्टा t, डेल्टा s क्या है विस्थापनों का अंतर, और डेल्टा t क्या है समयों का अंतर। तो हम क्या करेंगे, विस्थापन का अंतर कैसे निकालेंगे, t = 1 सेकेंड पर विस्थापन निकालेंगे, फिर t = 3 सेकेंड पर विस्थापन निकालेंगे, और उनका अंतर करना होगा तो बड़े में से किसको घटा देंगे, छोटे वाले को, विस्थापन का अंतर निकल जाएगा। और समय का अंतर जाएगा, तो एक समय क्या है 3 और दूसरा क्या है 1, तो 3 में से 1 घटा देंगे क्या मिलेगा, तो समय का अंतर ये हो गया। तो अगर हमारे पास औसत वेग ज्ञात करने के लिए कहेगा तो औसत वेग बराबर फार्मूला है डेल्टा s/
विस्थापन का अंतर करके क्या हो जाएगा, समय का अंतर। तो विस्थापन का अंतर अगर निकालना होगा तो पहले हम 1 सेकंड 1 और 3 सेकंड पर विस्थापन निकालेंगे ना। तो पहले निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट at 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट at 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। बोलो नहीं हो जाएगा बाबू, ये बोले है निकाल लेंगे। तीसरे सेकंड पर विस्थापन s3, 1 सेकंड पर विस्थापन s1, इनका अंतर करेंगे तो विस्थापन का अंतर हो जाएगा और समय का अंतर जाएगा तो 3 माइनस 1। समझ में आ रहा है बातें। हमेशा बड़े वाले में से किसको घटाएंगे, छोटे वाले को। क्या आपकी कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ठीक है, हटा दो इसको। और सर 4 बराबर फार्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है, विस्थापन का अंतर, डेल्टा टी क्या है, समय का अंतर। तो पहले विस्थापन का अंतर निकालो। तो हम s1 और s3 पर विस्थापन निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, विस्थापन t = 1 पर विस्थापन निकालेंगे। तो विस्थापन को हम किससे लिखेंगे, s1 से। s1 बराबर t के जगह पे क्या लिखना है बाबू, a। ये बोले है हमको 1 और 3 सेकंड पर विस्थापन निकालना है ना। तो पहले हम निकालेंगे कि 1 सेकंड पर कण का विस्थापन क्या था, फिर निकालेंगे 3 सेकंड पर कण का विस्थापन क्या था, तब उन दोनों का अंतर निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले हम निकालेंगे t = 1 सेकंड पर। तो t = 1 सेकंड पर विस्थापन s को क्या मान लेंगे, s1। इसमें जहां-जहां t है वहां पे क्या रख लेंगे, 1। तो यहां t के जगह पे हो जाएगा 1, इसका क्यूब। फिर हो गया 2, t के जगह पे हो गया 1, इसका स्क्वायर। तो बोलो s1 बराबर 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 से 2, 1 में से 2 घटा देंगे -1। अब विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर। बोलो क्लियर हो गया? अब हम t = 3 सेकंड पे निकालेंगे। फिर पे तो अब जो विस्थापन मिलेगा उसको क्या मान लेंगे बाबू, s2 मान लेंगे ना। तो s2 बराबर क्या होगा, यार t है, t के जगह पे रख लेंगे 3, इसका क्यूब। फिर 2 और t के जगह पे क्या रख लेंगे, 3, इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या कहना हूं ये? 3 का क्यूब करोगे 3 तरीके 27, और 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 दूनी के 18, 27 में से 18 घटा देंगे 9। ये s2 विस्थापन है, विस्थापन का मात्रा क्या मिल गया, मीटर। तो अब मुझे डेल्टा s निकालना होगा। तो डेल्टा s बराबर फार्मूला होगा s2 माइनस क्या होगा, s1। ये हो गया। अब देखो s2 का मान कितना निकला है, 9। s1 का मान क्या निकला है, बोलो s1 का मान -1 और माइनस माइनस प्लस 1। तो 9 और 1 मिलके क्या मिल गया, 10। अब यहाँ डेल्टा t निकालेंगे। डेल्टा t बराबर होगा t2 माइनस t1। तो t2 का मान कितना है, 3 सेकंड, और t1 का मान क्या है, 1 सेकंड। 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 हो गया भाई। अब इसका v एवरेज यानी औसत वेग निकालना है। तो क्या फार्मूला है, बोलो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। डेल्टा s की वैल्यू क्या निकला है, 10। डेल्टा t की वैल्यू क्या निकला है, 2 बचे 10 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका औसत 4 निकल गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो औसत 4 निकालने के लिए कहेगा तो जो टाइम देगा उस टाइम को हम यहाँ रख के विस्थापन निकाल लेंगे और विस्थापन निकालने के बाद फार्मूला लगाएंगे। लेकिन वही अगर कह देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग अगर निकालने के लिए कहेगा तो जो हमारे पास ये दूरी का समीकरण देगा हम तुरंत उसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे और जो आएगा वो वेग का फार्मूला होगा। और जितने समय पे पूछ रहा होगा हम t के जगह पे 1 टाइम रख के वेग निकालते जाएंगे, हमारा तात्क्षणिक वेग निकलता जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म में आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। समझो आप बहुत बेस्ट क्वेश्चनों में से पढ़ रहे हो। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है क्वेश्चनों का। अगर ये चीजें कंफर्म नहीं समझ में आए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये भी चीजें नोट करते चले। अब तुम्हें ये क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास s = कोई फंक्शन देगा तो अगर मुझे वेग निकालना होगा तो जो ये s होगा इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष यानी ds/dt निकालेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा भाई, उसका वेग निकल जाएगा। और अगर टाइम दे दिया होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग निकल जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? अब हमारे पास ये अगला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एक s = t² कण का समीकरण दिया है और कह रहा है उस कण का t = 1 सेकेंड, t = 2 सेकेंड एंड t = 3 सेकेंड पर
वेग क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या हमारी बात समझ में आया? एक हमारे पास कण है जिसका इक्वेशन है s इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेग क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका वेग कितना होगा? तो मैं बोला हूँ वेग ज्ञात करने के लिए पहले इसका डिफरेंशिएशन करना होगा ना। तो यस का डिफरेंशिएशन को किससे लिखते हैं, डी एस अपान डी टी से लिखते हैं ना भाई। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलोगे 2t, ये 2 ऊपर है तो पहले हो जाएगा t पे पावर है, 2 में से 1 घटा दोगे तो 1 ही ना बचेगा। तो अब बोलो डी एस अपान डी टी हमारा क्या चीज़ है, वेग है। ये वेग का मान निकल गया 2t। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलो यार समझ में आ रहा है ये। अब मुझे किस पे कह रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इसमें t के जगह पे 1 रख दो। तो बोलो v बराबर क्या हो जाएगा 2, और t के जगह पे क्या रख लेंगे 1, तो 2 एकन्ने 2 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर हो गया। या बोलो यार t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कह रहा है तो t के जगह पे क्या रख लेंगे 2। तो बोलो ये v बराबर क्या हो जाएगा 2, और इस t के जगह पे क्या रख लो 2, तो 2 दूनी के क्या हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो समझ में आ रहा है? अब t इक्वल टू किस पे कह रहा है 3 सेकेंड पे ना, तो इसमें क्या करो t के जगह पे क्या रख लेंगे 3। तो बोलो क्या हो जाएगा ये v इक्वल टू 2, t के जगह पे 3, तो 3 दूनी के 6 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया कि नहीं आया? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, सिर्फ अगर यस आ जाए दूरी तो उसका मात्रक मीटर। क्लियर हो गया? अब देखो इस बेस पे एक और एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं, थोड़ा सा ये बड़ा एग्जाम्पल लेंगे। ओके, ये सेम इसी के टर्म में होगा। हमारे पास एक s बराबर ग्राफ दिया है टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर, टी क्यू माइनस क्या दे दिया है 6t स्क्वायर। इसका t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेग ज्ञात कीजिए। बोलो निकल जाएगा? पक्का समझ में आया कि नहीं आया भाई? निकल जाएगा ना। बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन अलग करेंगे टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर, उसके बाद s का डिफरेंशिएशन करेंगे डी एस अपान क्या होगा डी टी, टी क्यू का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा 2 छक्के 12t, ऐसे आ जाएगा भाई। अब बोलो डी एस अपान डी टी हमारा क्या बन जाता है वेग, वेग बराबर क्या मिल गया 3t स्क्वायर माइनस 12t मिल गया भाई। और किस पे कह रहा है पहले t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या रख देंगे 1। तो बोलो क्या हो जाएगा v इक्वल टू 3, t के जगह पे 1 इसका स्क्वायर, फिर 12 t के जगह पे क्या हो जाएगा 1। तो अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 3, भाई 12 करने क्या हो गया 12, 3 में से 12 घटा देंगे माइनस 9 मीटर प्रति सेकेंड। अब किस पे कह रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो हम t बराबर अब क्या रख लेंगे बाबू 2। तो बोलो v बराबर क्या मिल जाएगा, बोलो तो ये 3 और t के जगह पे भर देंगे 2 इसका स्क्वायर, फिर माइनस 12 और t के जगह पे क्या हो जाएगा 2। तो बोलो ये v इक्वल टू हो जाएगा 3, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, आई 12 दूनी के 4 3 12 में से 24 घटा देंगे माइनस 12 मीटर प्रति सेकंड। बोलो क्लियर हो गया? इसका मतलब उस कण का t इक्वल टू 1 सेकेंड पर चाल कितना था माइनस 9 मीटर प्रति सेकंड, जब 1 से बढ़ के 2 हुआ तो कितना हो गया माइनस 12 मीटर प्रति सेकंड। बोलो क्लियर हो गया? इसका मतलब कि वह ब्रेक लगा रहा होगा तभी उसकी चाल कम हो रही होगी। ये बोलो यार, अगर ब्रेक नहीं लगाता तो उसकी चाल क्या होती, बढ़ जाती। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? कंसेप्ट समझ में आया ये? अब आप ऐसे क्वेश्चनों का तात्क्षणिक वेग निकाल लोगे। ठीक है, ये चीज़ें नोट करो, फिर आगे बात। 3t स्क्वायर दो क्वेश्चन कैसे लगाओगे? हो गया है? ये देखो, जैसे s इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 का t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पहले वेग क्या होगा,
बोलो भाई 1 सेकेंड पे बेग पूछ रहा है, कौन सा बेग है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक बेग। बोलो इसके लिए क्या करेंगे? टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, यानी ds अपन क्या निकालेंगे? dt। जब बेग कहेगा सिर्फ बेग और दे दे इतने टाइम पे, तो समझ लो वह तात्क्षणिक बेग है। और तात्क्षणिक बेग के लिए हमें इस s का t के सापेक्ष अवकलन करके ds अपान dt निकालेंगे, और वही ds अपान dt हमारा बेग मिलेगा। और जितने समय पे कह रहा होगा t के जगह पे वह टाइम रख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। बोलो भाई यही ना हमारा तरीका है। तो यहाँ कह रहा है s इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9 का t इक्वल टू 1 सेकेंड पर बेग, औसत बेग नहीं, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर बेग, टाइम 1 सेकेंड पर बेग, यानी किसी निश्चित समय पर बेग पूछ रहा है, दैट मीन्स तात्क्षणिक बेग है। और तात्क्षणिक बेग के लिए t के सापेक्ष अवकलन करके ds बाई dt निकालेंगे और वही हमारा बेग होगा। समझ में आ रहा है? तो वही वाला इक्वेशन लिखो, s इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस ये 9, ऐसे दिया है ना। तो अब हम निकालेंगे ये ds अपान क्या निकालेंगे? dt। कितना होगा? अरे 2 3 6t, अब प्लस है t 4 हो जाएगा, t का t के सापेक्ष बताए थे ना 1 होता है। ये बोलो याद है कि भूल गया है? याद है ना। आई 9 का कितना होता है? कितना होता है 9 का? 0, क्योंकि वो अचर राशि और अचर राशि का डिफरेंशिएशन 0, याद है ना। ये सब मैं तुम्हें पहले बताया हूँ। और ds अपान dt हमारा बेग होता है, बेग बराबर क्या मिल गया? 60 प्लस 4, ऐसे मिल गया ना भाई। अब किस पर बेग पूछ रहा है? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो बस इसमें हम t के जगह पे क्या रख लेंगे? 1, तो ये v इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 1, अब प्लस होगा 4, तो ये v इक्वल टू 6 × 6 4 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब कि एक कण का s इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9 एक समीकरण दिया है। इस समीकरण का t इक्वल टू 1 सेकेंड पर बेग कितना था? 10 मीटर प्रति सेकेंड था। बोलो आंसर ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया ना। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ अब देखो क्या कह रहा है। अब क्या कह दिया बाबू? औसत बेग। तो बोलो क्या करेंगे? और वह भी कितना सेकेंड? 1 से 4 सेकेंड। तो क्या है? डिफरेंशिएशन करेंगे कि पहले s2 s1 का मान निकालेंगे, पहले डेल्टा s का मान निकालेंगे, फिर डेल्टा t का मान निकालेंगे। डेल्टा s और डेल्टा t निकालने के बाद v एवरेज बराबर फार्मूला लगा देंगे डेल्टा s अपान डेल्टा t, और हमारा औसत बेग निकल जाएगा ना। तो पहले देखो औसत बेग निकालने के लिए हम सबसे पहले 1 से 4 सेकंड पर औसत बेग कह रहा है, तो 1 सेकंड पर निकालेंगे विस्थापन कितना होगा, फिर 4 सेकंड पर विस्थापन कितना होगा, तब जाके हम औसत बेग का फार्मूला लगाएंगे। क्यों भाई? तो चलो जब औसत बेग कहेगा तो इससे अलग हम काम करना शुरू करेंगे। क्यों भाई? अब अलग क्या करेंगे? जैसे ही औसत बेग का नाम रखेगा, जितने सेकंड पर औसत बेग निकालना पहले उतना पे विस्थापन निकालेंगे। क्यों भाई? जैसे 1 से 4 सेकंड पर औसत बेग कह रहा है, तो 1 से 4 सेकंड पे विस्थापन निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे t इक्वल टू 1 सेकंड पर ये विस्थापन कितना होगा, तो भाई s लिख लेंगे। अब 1 सेकंड पर विस्थापन निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या रख देंगे? 1, तो हो गया 3, t के जगह पे हो गया 1, इसका स्क्वायर, फिर 4, t के जगह पे 1 प्लस 9। भाई 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, तो 3 एक 3 और 4 एक 4, 4 3 7, 7 और 9 मिलके क्या हो गया? 16। अब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे निकालना है, तो अब t इक्वल टू लिख लेंगे 4। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या भर देंगे? 4। ये बोलो यार, तो हो जाएगा ये s इक्वल टू 3, t के जगह पे क्या हो जाएगा? 4, इसका स्क्वायर, फिर 4, t के जगह पे हो गया 4, अब प्लस 9। बोलो कितना होगा? 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48, 48 और 16 कितना होगा? 62। बोलो यार 62 कि 63 होगा? 62 होगा। 48 16 64, 64 और 9 मिलके 64 6 70 3 73, कितना आ गया बाबू? 73। और चूंकि विस्थापन है तो इसका मात्रा क्या मिल गया? मीटर। तो याद रखना पहले वाले विस्थापन को s1 से, दूसरे वाले को s2 से, पहले वाले समय को t1 से, दूसरे वाले को t2 से। समझ में आ रहा है भाई?
इसलिए कि जब हम वी एवरेज ये निकालते हैं तो इतना बराबर फार्मूला होता है डेल्टा एस बट्टे डेल्टा टी। आ रहा है समझ में? और डेल्टा एस बराबर फार्मूला होता है S2 माइनस S1 अपान डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1। ए बोलो यार। तो इसलिए ये S2 है, S2 का मान कितना मिल गया है 73, और S1 है, S1 का मान मिल गया है 16, अब बट्टे T2 है, T2 का मान क्या है 4, और T1 का मान क्या है 1। 73 में से 16 घटा दो, शायद 57 बचना चाहिए। ये बोलो भाई। और 4 में से 1 घटा देंगे 3, 19 तिया 57, यानी वी एवरेज का मान क्या निकल गया 19 मीटर प्रति सेकंड। बोलो ये क्लियर हो गया? तो अब तुम्हें औसत वेग और ताक्षणिक वेग में डिफरेंट समझ में आया? ताक्षणिक वेग निकालना होगा तो डायरेक्टेड डिफरेंशिएशन करेंगे और जो टाइम देगा टी के जगह पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वही औसत वेग निकालना होगा तो जितना समय दिया रहेगा पहले उन समयों पर हम क्या निकालेंगे बोलोगे? जितना समय दिया रहेगा उन समय पे क्या निकालेंगे हम? ये विस्थापन निकालेंगे ना। ये बोलो यार। अब विस्थापन निकालने के बाद भी एवरेज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे डेल्टा एस बट्टे डेल्टा टी। डेल्टा एस बराबर S2 माइनस S1, डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। S2 S1 T2 T1 का मान निकला रहेगा, पुटअप करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा। पहले बोलो कंफर्म तुम्हें आया कि नहीं आया? हाँ दर्शाया गया है। बताइए कि यह कण कब विरामावस्था को प्राप्त करेगा? बोलो भाई। एक कण का समीकरण S इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t² द्वारा दर्शाया गया है। बताइए कि यह कण कब विरामावस्था को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। यानी कितने समय बाद ये कण क्या होगा? रुक जाएगा। कब कब वह विरामावस्था को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। विरामावस्था आने का मतलब क्या हुआ? रुकेगी। और जब रुकेगी तो उस कण का वेग कितना होगा? 0। क्या होगा बाबू? 0। तो हमें पहला कंसेप्ट क्या मिला कि इसमें कण का वेग क्या करना पड़ेगा? 0। अब ये दूसरा कंसेप्ट ये हुआ कि क्लियर हो गया कि कण विरामावस्था को जब प्राप्त करेगा उस समय उसका वेग कितना होगा? 0 होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वेग जब इसमें रहेगा तब तो 0 होगा। अभी तो इसमें वेग दिया नहीं है, तो वेग हमारे पास रहेगा तो v बराबर 0 कर लेंगे, t का मान निकल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो जरूरी क्या है? वेग निकालना। तो बोलो यहाँ से वेग कब निकलेगा? जब ds अपान dt होगा तब तो वेग निकलेगा, क्योंकि ds अपान dt हमारा क्या होता है? वेग। और जब कण विरामावस्था को प्राप्त करेगा उस स्थिति में उसका वेग कितना होगा? 0। तो हमारा टाइम निकल जाएगा। ए बोलो भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन S इक्वल टू है t³ माइनस क्या दे दिया है? 60²। ये किसी कण का समीकरण दर्शाया गया है और कह रहा बताइए कि यह कण कब विरामावस्था को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। तो इसके लिए जब कण विरामावस्था को प्राप्त करेगा तो v का मान क्या होगा? 0। तो इसका मतलब कि पहले यहाँ से हम v निकालेंगे और उसके बाद उसके जगह पे क्या रख लेंगे? 0। तो किसका मान निकल जाएगा? t का। और यही पूछ रहा है। बोलो समझ में आया? तो v का मान निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ds अपान dt। ये बोलो यार। तो ये क्या होगा? 3t² माइनस 6 दूनी के 12t हो जाएगा। और ds अपान dt हमारा क्या होता है? वेग। तो वेग बराबर क्या मिल गया? 3t² माइनस 12t है ना। और चूंकि कण विरामावस्था को प्राप्त करेगा ना, तो लिख देंगे जब कण विरामावस्था में होगा
तब ये v बराबर क्या मिल जाएगा, 0 होगा ना भाई। अब यहाँ v है, v का समीकरण क्या मिला है, 3t² माइनस क्या है 12t बराबर क्या मिल गया है, 0। कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 भी कॉमन होगा क्योंकि 3 चौको 12, 3t कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यार, t-4 बचेगा। या बोलो यार बराबर क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा यार, क्योंकि 12 को 3 गुणे 4 लिखोगे तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन हो जाएगा, t यहाँ भी है, t यहाँ भी है, क्या कॉमन हो जाएगा, t, तो बचेगा t-4 बराबर क्या मिल गया, बारी बारी 0 कर लो। पहले 3t बराबर क्या लिख लेंगे, 0, 3 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 0/3, तो t बराबर 0 में 3 से भाग देंगे, क्या मिल गया, 0। बोलो मिल गया भाई। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, t-4 बराबर क्या हो गया, 0। पहले 3t बराबर 0 लेंगे तो t का मान क्या मिल गया, 0। दूसरा t-4 बराबर क्या लेंगे, 0, तो t बराबर 4 इधर माइनस में इधर चला गया तो प्लस में। इसका मतलब वो कण 2 बार रुकेगा, पहले एक तो जब स्टार्टिंग होगा तब रुकेगा, और दूसरा नंबर 4 सेकंड के बाद भी रुक जाएगा। आ रहा है समझ में। तो वह कण कब कब विरामावस्था में होगा, एक तो जब स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट करना है, गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं है, स्टार्ट करेंगे चलेंगे, तो स्टार्ट करेंगे तो चक्का बढ़ने से पहले उसका वेग कितना हो जाएगा, 0। फिर 4 सेकंड लगा चला के ब्रेक लगाए तब भी वेग क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि इस कण का वेग 2 समय पे 0 होगा, एक t=0 पे, एक t=4 पे। आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कन्फर्म है, तो ये चीज़ें नोट करो।